हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी मेरा पहला चैप्टर चल रहा था यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो इसमें ये लास्ट सेक्शन बाकी है मेजरमेंट, ठीक है। एंड आई होप कि यूनिट डायमेंशन जो बता दिए हैं उन पे आप जो भी प्रॉब्लम का डाउट रहा होगा वो सब बन गया होगा, सब बन जाना चाहिए, ठीक है। सब बन जाए, सब मूव हो जाए, तब तीसरे सेक्शन पे आना है। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है, ठीक है। मेजरमेंट को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसमें 3 चीज़ हम लोग को पढ़ना है। सिग्निफिकेंट फिगर, इंस्ट्रूमेंट में 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, ये 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और तीसरा हमको पढ़ना है एरर, ठीक है। और इनसे मिला करके एक क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटीज रहता है। अगर पूरे चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो मेजरमेंट में से रहेगा। और अगर 2 क्वेश्चन आएगा तो एक मेजरमेंट से रहेगा, एक यूनिट या डायमेंशन किसी में से रहेगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि जो भी मेजरमेंट अभी बताएंगे इनमें से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। मीन्स मोर देन 90% चांस है कि इनमें से एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें सबसे पहले चीज हम लोग पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर इज नथिंग बट इट्स अ राइटिंग प्रैक्टिस, कि हम लोग को वास्तव में लिखना कैसे चाहिए, डिजिट्स को, नंबर्स को लिखा कैसे जाए। इट्स अ सिंपली राइटिंग प्रैक्टिस। अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई मेजरमेंट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो तुम डेटा लिखोगे उस डेटा में क्या चीज़ सिग्निफाई करता है, क्या नहीं करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट कि तुम जब फर्दर कभी भी एक्सपेरिमेंट करो तो वहाँ पे लिखने होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। अब कैसे समझो कि मान लो कि हम इस मार्कर का लेंथ मेजर करने दिए 2 स्टूडेंट को। एक ने मेजर करके लाया 11 सेंटीमीटर और दूसरे ने मेजर किया 11.2 सेंटीमीटर। तो इन 2 रीडिंग को देख करके हमको कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा। कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये होगा, ये 0.2 सेंटीमीटर का यानी 2 मिलीमीटर का डिफरेंस, ये कोई डिफरेंस नहीं है। नॉर्मली 2 लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इतना एरर पॉसिबल है कि दोनों के डेटा में हो सकता है। बट कंफ्यूजन ये बात का है कि क्या दोनों के पास इंस्ट्रूमेंट अलग था। जब डेटा लिखा रहेगा, कोई एक लिखेगा 11 सेंटीमीटर और कोई एक लिखेगा 11.2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि ये दोनों के पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट था। हमको ये मानना पड़ेगा कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट था। लेकिन डिफरेंट इन द सेंस कि एक के पास ऐसा स्केल हो जिसमें सिर्फ सेंटीमीटर वाला डिवीजन बना हो। तुम्हारे पास तुमने जो स्केल देखा है उस स्केल में क्या होगा, 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 और डिवीजन रहता है, 9 डिवीजन। यानी कि 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर के बीच में टोटल 10 डिवीजन, हमको 10 गैप्स बनता है। तो एक गैप 1 मिलीमीटर का पार्ट बताता है। अब अगर तुम्हारे पास एक स्केल हो जिसमें सिर्फ सेंटीमीटर वाला मार्किंग है, बीच का मार्किंग नहीं है, जो स्मॉल मार्किंग से वो नहीं है, तो यू कैन हार्डली गिव द सेपरेशन इन 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। डेसिमल में तुम्हारे पास कोई आंसर रहेगा ही नहीं, है ना। 11.2 आ रहा है यानी हम जान रहे हैं कि 11 से ज़्यादा है ये, लेकिन हम लिख नहीं सकते, मेरे इंस्ट्रूमेंट का यही कैपेसिटी है। लेकिन इसने लिखा है तो हम ये मान सकते हैं कि इसके पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें डेसिमल प्लेस पे होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों डेटा तुम्हारे हाथ में आएगा तो तुमको ये मानना होगा कि इसने ये गेस किया है। जो मिनिमम वाला है उसको हम सही मानते हैं और दूसरे को मानते हैं कि इसने गेस किया है। क्योंकि हम ये नहीं मानते, हमको ये भरोसा है कि जिसको भी एक्सपेरिमेंट करने दिया गया वो गलत नहीं लिखेगा। अगर हमको इंस्ट्रूमेंट का जानकारी हो जाए तो इसको पिटाई पड़ेगा क्योंकि इसने गलत लिखा है, इसने गेस किया है ना। मान लो कि तुम्हारे पास ही तुमने मेजर किया 11.2 से 11.3 के बीच में आ रहा है, तो तुम हो सकता है कि ये भी लिख लो 11.25 सेंटीमीटर, है ना। जनरली हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये 5 जो है ये गेस किया गया है। तो अगर हमको ये दोनों स्केल दिखेगा तो फिर कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग ये मान लेते हैं कि इसने गेस किया 5, ठीक है। इसको देखने के बाद उसी तरीके से तुमको जब ये दोनों देखने मिलेगा तो तुमको ये भी मानना पड़ेगा कि इसने गेस किया है, ओके। यानी कि जो तुमको स्केल मिला होगा उसमें सिर्फ सेंटीमीटर डिवीजन होगा, बीच का मिलीमीटर वाला पार्ट नहीं बना हुआ होगा, ओके। ये तरीका है, ये मीन्स समझाया जाता है कि हमने जो लिखा है, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम एक पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम गलत नहीं लिख सकते। थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि हाँ इसके बीच में है, तो हम कंफर्म आंसर नहीं देंगे, तो बीच का कुछ एक डेटा लिख सकते हैं। लेकिन ये लिखना गलत करना होगा, ये गलती है और ये गेस है। गेस करने का मतलब है कि ये डाउटफुल डिजिट्स है। अगर ये दोनों को कंपेयर किया जाए तो दिस 5 विल बी डाउटफुल डिजिट, और इन दोनों को कंपेयर किया जाए या तीनों को कंपेयर किया जाए तो यहाँ का 2 डाउटफुल हो जाएगा, यहाँ का ये दोनों डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट सिर्फ ये दोनों पार्ट रहेगा, इसमें ये दोनों रहेगा। तो ये सिग्निफिकेंस का समझ रहे हो कि मीन्स ग्राउंड कहाँ है,
ग्राउंड है सिंपल एक्सपेरिमेंटल डेटा को लिखने का जो प्रैक्टिस है उस पर। तो इसी के अकॉर्डिंग सब चीज बात को समझेंगे। अब अगर समझो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है जीरोस को लेके, तो जीरोस को लेके बहुत सारा प्रॉपर्टीज लिखा हुआ मिलता है, उसको लोग रट्टा मार जाते हैं लेकिन फिर भी गलत होगा। तो इसलिए समझो कि तरीका क्या है जीरोस का। अगर किसी ने लिखा 100 सेंटीमीटर, अब हम बोलेंगे कि दिस इज मेजर्ड टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग बोलते हैं, लिखते भी हैं कहीं पे कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज मेजर्ड टू बी 100 सेंटीमीटर, विड्थ इज मेजर्ड टू बी 20 सेंटीमीटर। अगर ऐसा बोल रहे हैं इसका मतलब ये जीरोस पे संदेह नहीं करो, ये मेजरमेंट से आया है। वो एग्जैक्ट 100 सेंटीमीटर था इसीलिए लिखा है 100, वो 101 रहता तो उसने 101 लिखा होता। लेकिन ऐसा समझो कहीं किसी ने लिखा है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर, तो इसमें हमको ये सिग्निफाई नहीं हो रहा कि ये मेजर करके लाया गया। अब ये कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, सिंपल ये समझो कि अगर मेरे पास एक स्केल है बड़ा सा जिसमें जो डिवीजन है, मार्किंग है, वो 1-1 मीटर का है, हर 1 मीटर के बाद 1-1 मार्किंग दिख रहा है, बीच का कोई मार्किंग है ही नहीं उस स्केल में, और उससे हमने किसी चीज का मेजरमेंट किया, वो एग्जैक्टली 1 मीटर का आया। ठीक है, तो इतना बड़ा स्केल लेके आए थे जिसमें बीच का मार्किंग था ही नहीं, तो वो हो सकता था 99 भी हो या 101 हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तुमको 1 मीटर लिखना पड़ेगा। तो बाद में तुमने उसको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में लिख दिया और आ गया 100 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? तो क्या ये जीरो को सिग्निफाई माना जाए? ये ऐसा भी हो सकता था ना कि 1 मीटर मेजरमेंट आया, ये आ गया मेजर्ड, और इससे हमने कन्वर्ट कर दिया 100 सेंटीमीटर, तो ये कन्वर्टेड हो गया ना। तो जब तक तुमको ये क्लियर नहीं हो कि ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है या कन्वर्टेड है, तो ऐसे जीरोस पे संदेह करना चाहिए कि ये हो सकता है जीरो नहीं। इसको हम और भी कन्वर्ट कर सकते थे, इसको हम 2 जीरो और 3 जीरो 4 जीरो, 3 और 3 6 जीरो लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर, 10⁶ लिखते हैं ना, तो ये हो गया 1 मीटर से 6 जीरो आ गया माइक्रोमीटर का। तो इन जीरोस पे क्या किया जाए, ये सब इनसिग्निफिकेंट माना जाएगा। यहां पर भी जो जीरोस दिख रहा है ये इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जीरोस जो है यहां सभी नंबर सिग्निफिकेंट है, इसमें किसी पे संदेह नहीं किया जा सकता है। समझो तो जीरो कहां से आ रहा है, जीरो अगर ऐसे आ रहा है जहां पे इधर साइड में दिख रहा है, या कभी इसको हम बैक में भी चला दें, ये लिख सकते हैं 0.001 किलोमीटर, तो ये जीरो भी इधर से कोई बाउंड करने वाला नहीं है, ये सब जीरो इनसिग्निफिकेंट बन जाएगा। ठीक है, जीरोस पे ऐसे ही 2-3 पॉइंट बन जाता है, ऐसे ही लिख देते हैं, 2-3 पॉइंट लिखा रहता है। समझना तुमको क्या है कि जब तक तुमको वो जीरोस के आने का एक्चुअल रीजन ना पता चले, वो एक्चुअल रीजन होता है मेजरमेंट, कि अगर बताया जाए कि दिस इज मेजर्ड डेटा, अगर तुमको कंफर्म हो, सो ऑल जीरोज आर, ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर उस पर तुमको संदेह है कि ये बोल रहा है कि लेंथ है, ये लेंथ, लेकिन मेजर क्या किया था उसने, मेजर हो सकता है मीटर किया हो, तो हम लोग मानेंगे। तो इसलिए अगर जब तुमको कंफर्म नहीं हो कि ये मेजरमेंट के बारे में बताया जा रहा, तो जो भी जीरो दिखा हुआ वहां लिखा हुआ दिख रहा है वो सब इनसिग्निफिकेंट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा लिख रहा है 1.00 सेंटीमीटर, ठीक है, या किसी ने लिखा 0.001 सेंटीमीटर, तो ऐसे केसेस में हम इन जीरोज को सिग्निफिकेंट मानेंगे। क्यों? सॉरी 0.00 नहीं, 0.100, उल्टा लिखते हैं, 100 सेंटीमीटर। मीन्स ये जीरोस डेसिमल के बाद हो और कोई एक नंबर लेफ्ट साइड में हो, तो ऐसे जीरोस को हम लोग को सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। वजह सिंपल समझो क्या है कि ये जीरो अगर किसी ने लिखा तो हंसी मजाक के लिए नहीं लिखा, या नहीं भी लिखता तो काम चलता है ना, जनरली हम लोग छोड़ ही देते हैं, नहीं लिखते हैं। अगर यहाँ पे जीरो आएगा तो हम लोग कोई नहीं लिखने जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर सिग्निफिकेंटली देखा जाए तो गलत हो जाएगा, नहीं लिखते हो तो लिखना क्यों मजबूरी है? क्योंकि तुमको ये मानना पड़ेगा कि जिस इंस्ट्रूमेंट से डेटा लिया गया है उस इंस्ट्रूमेंट में ये दोनों प्लेस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ डेटा लिखा जाना संभव था। मीन्स उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा वो इन प्लेसेस पे कुछ ना कुछ डिजिट्स दे सकता है। सो उसके अकॉर्डिंग इन प्लेसेस को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे पहले किसी ने बेवकूफ़ी किया था, किसी ने 11 सेंटीमीटर लिखा था, किसी ने 11.2 लिखा था। अगर दोनों को बराबर स्केल मिला होता जिसमें डेसिमल प्लेस में एक डिजिट कम से कम देने का चांसेस है,
तो यहां पर इसको लिखना चाहिए था 11.0 सेंटीमीटर। अगर ये नहीं लिख रहा है, ऐसा लिख रहा है, तो ये गलत कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लिख रहा है और ईमानदारी से लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पास कोई प्लेसेस अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है और कोई रीडिंग नहीं भी आ रहा तो भी वहां पे 0 लिखना होगा। 0 सिग्निफाई करता है कि यहां अवेलेबल है मेरा रीडिंग लेने का पॉसिबिलिटीज। सो दिस जीरोज आर एक्चुअल मेजर्ड डेटा। एक्चुअली इसमें 0 0 काउंट आया इसलिए 0 लिखे हम। 1 आता तो 1 भी लिखते, 100 आता तो 100 भी लिखते, 1 से 99 के बीच में जो भी आता लिखते, नहीं लिखा यानी 0 आया है। सो दीज ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो आजकल जीरोज पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जीरोज पे ही कंफ्यूजन रहता है, कभी कभी पूछा जा सकता है। ओके, सो कंसिडर कर लेना है कि क्या होगा, यही पूरा जीरोज का कहानी है। ठीक है स्क्रीनशॉट। तो देखो, इनसे हमको क्वेश्चंस जनरली नहीं आता है, ये भी बता दे रहे हैं। क्वेश्चन एक बार लास्ट ईयर आया है 2020 में, बहुत साधारण सा क्वेश्चन आया, उसमें कुछ बताने का हमको जरूरत नहीं है। पहली बार एक क्वेश्चन आया था आईआईटी स्क्रीनिंग में 2003 में, ठीक है। एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर पे जो अटेंशन चाहिए था वो आईआईटी ने ही ब्रिंग किया, पहले के स्टूडेंट लोग नहीं पढ़ते थे। आईआईटी ने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बहुत सारा चीज क्लियर कर दिया। ये आईआईटी पहले स्क्रीनिंग मेंस हुआ करता था, तो आईआईटी स्क्रीनिंग में ये क्वेश्चन को पूछ लिया गया। जैसे ये क्वेश्चन आया तो फिर लोगों ने क्लियर हो गया कि ये भी टॉपिक बेकार टॉपिक नहीं है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। तो अगर कोई एक स्क्वायर देखो जिनका साइड है 0.5 सेंटीमीटर, तो इसमें हमको करने का कुछ और नहीं है, एरिया इज सिंपली स्क्वायर ऑफ द साइड, यानी 0.5 का स्क्वायर कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट वुड बी 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि फिर हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर का लॉजिक लगाना होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर में दो लॉजिक आता है, एक एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए, अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो उस केस में जो आंसर लिखा जाना चाहिए, आंसर शुड पोजेस मिनिमम डेसिमल प्लेस। जैसे हम बताए थे ना कि दो लोग डेसिमल प्लेस में अलग अलग लिख रहे हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो होने दो, लेकिन ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल डेटा लिखा जाएगा वो मिनिमम के क्रॉसपॉन्डिंग लिखा जाएगा, बाकी सबको बेकार माना जाएगा, तो राउंड ऑफ करके लिखा जाता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रहेगा तो उस केस में हम लोग मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर को फॉलो करते हैं। जो आंसर लिखा जाएगा, आंसर शुड बी इन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर corresponding to minimum significant figure। मीन्स जो भी डेटा में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर होगा, जो फाइनल आंसर होगा उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन समझना है कि जब लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का करते हैं, और ये मान के चलते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी यानी सेम रीडिंग, तो एक ही इंस्ट्रूमेंट भी मिला होगा। हम ये नहीं मानते कि सबको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिया गया, एक को वर्नियर कैलिपर दे दिया, एक को स्क्रू गेज दे दिया, एक को जनरल स्केल दे दिया, ऐसा नहीं करते बेईमानी। सबको एक ही इंस्ट्रूमेंट दिया गया तो सबका डेटा एक जैसा होना चाहिए, यानी डेसिमल प्लेस में एक ही सब में आना चाहिए। तो अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जब एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आंसर को मिनिमम के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ कर देंगे। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है तो डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस हो सकता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट होगा। वेट को मेजर करने वाला दूसरा इंस्ट्रूमेंट होगा, लेंथ मेजर करने वाला दूसरा इंस्ट्रूमेंट होगा, तो डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जब फाइनल आंसर लिखा जाएगा तो वो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर के क्रॉसपॉन्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ये जनरल तरीका है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हमको आंसर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर था वो 1 डिजिट था, तो इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 1 डिजिट में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें राउंड ऑफ करने का भी एक और जो लॉजिक है उसको भी यूज कर लिया गया। जनरली ये शायद सब जानते होंगे कि अगर
5 से बड़ा नंबर होता है तो प्रीवियस डिजिट में इंक्रीमेंट होता है, एक नंबर बढ़ जाता है। 5 से छोटा नंबर होता है उसको राउंड ऑफ करना रहता है तो प्रीवियस डिजिट में कोई चेंज नहीं करते, वही रहने देते हैं। जब 5 होता है तब उससे पहले वाले डिजिट पे देखा जाता है कि अगर वो इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऑड रहेगा तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये नॉर्मल सा लॉजिक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये दो लॉजिक इसमें अप्लाई होगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर का रूल और एक राउंड ऑफ का रूल, दोनों को अप्लाई करके ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके अकॉर्डिंग सब सिग्निफिकेंट फिगर पे अटेंशन आया। ओके, इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट टेक इट। रब कर रहे हैं तो जनरली बस इतना ही इसका यूज है। पिछले साल जो क्वेश्चन आया सिग्निफिकेंट फिगर का उसमें कुछ करने का नहीं है, दो नंबर से उनको जोड़ा जाना है और आंसर में जोड़ने के बाद क्या करेंगे, आंसर में वही उतने ही डेसिमल प्लेस में आंसर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए जो मिनिमम के क्रॉसपॉन्डिंग है। ठीक है, सो नथिंग इंपॉर्टेंट इन दैट। तो दूसरा आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, उसमें टाइम लगेगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वैसे तो समझने के लिए उसमें बहुत कुछ है, वर्नियर कैलिपर और एक होता है स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर का डायग्राम बहुत जगह देखे होंगे, डायग्राम वगैरह हम समझाने नहीं जाने वाले। उसमें टूथ होता है, उसमें क्या क्या मेजरमेंट किया जा सकता है, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ, कैसे कैसे मेजर होता है, उसके टूथ्स का क्या फंक्शन होता है, मूवेबिलिटी होता है, वो सब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो समझ में आता। अभी उन सब का डिटेल का जरूरत नहीं है। अभी तुमको जो जरूरत है वो है कि एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे मेजर किया जाए और वो वर्नियर कैलिपर कैसे काम करता है, उसके काम करने का थोड़ा सा तरीका समझाने की कोशिश करते हैं। क्या है, समझो कि मेरे पास एक डिवीजन मीन्स एक स्केल है तो उसमें कुछ डिवीजन्स बना होता है। हम जो सेंटीमीटर वाला स्केल है, जो मेन स्केल है, उसके डिवीजन्स को प्लॉट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये मेन स्केल डिवीजन है। ये मान लो कि कोई 1 सेंटीमीटर होगा तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, आगे ऐसे चलता रहेगा। और वर्नियर स्केल का जो 0 है, मान लो ये 0 है तो ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, या जो भी है 1 सेंटीमीटर हो या जो भी हो, और ये वर्नियर स्केल का 0 है। इधर है मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल। लेकिन वर्नियर स्केल का जो 10th डिवीजन है वो इसके 9th डिवीजन पे ही आके खत्म हो जा रहा है, यानी कि यहां तक में इसका 10 डिवीजन आ गया। तो ये अगर टोटल मान लो 1 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये 10 मिलीमीटर का है, तो यहां से यहां तक का जो टोटल डिवीजन होगा ये 9 मिलीमीटर का होगा। ये यहां से यहां तक 10 मिलीमीटर का है तो ये 9 मिलीमीटर का। और इसमें अगर 10 डिवीजन बनाना है तो एक डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा, 9/10 मिलीमीटर का, यानी 0.9 mm का। 0.9 mm यानी कि पहला डिवीजन जो है इससे थोड़ा सा पीछे आएगा। कितना पीछे, 0.1 mm पीछे, क्योंकि ये 0.9 और ये 1 mm। तो अगला डिवीजन देखा जाएगा तो वो कितना पीछे होगा, वो थोड़ा और पीछे होगा, ये होगा 0.2 mm पीछे। फिर और अगला डिवीजन जो थर्ड डिवीजन देखोगे वो थोड़ा और ज़्यादा पीछे, ये 0.3 mm। फिर नेक्स्ट डिवीजन देखेंगे वो और ज़्यादा 0.4 mm। ऐसे करते करते ये जो लास्ट वाला डिवीजन है इससे पूरा 1 mm पीछे हो जाता है ना। सो यही फंडामेंटल तरीका है। अब समझो कि ये वर्नियर स्केल को हम मूव करने लगे तो वर्नियर स्केल का भी 0 0 कोइंसाइड कर रहा है, यानी एक साथ है। इसको अगर हम 0.1 mm मूव करेंगे तो इसका पहला डिवीजन इसके पहले डिवीजन से जाकर मैच कर जाएगा। अगर हम इसको 0.2 mm मूव करेंगे तो दूसरा डिवीजन मैच करेगा। 0.6 mm मूव करेंगे तो 6th डिवीजन मैच करेगा। तो यही मेजरमेंट इसमें से पॉसिबल हो पाया कि अगर हम लोग देखें कि मेन स्केल का कौन सा क्रॉस किया है, इसका जो 0 है वर्नियर स्केल का 0, ये मेन स्केल के कौन से डिवीजन को क्रॉस किया है। मान लो कि ये 11.2 सेंटीमीटर को क्रॉस किया, यानी कि जो रीडिंग होगा ये 11.2 से ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा वो देखेंगे मैचिंग पॉइंट से, कि मान लो ये यहाँ पे 6th डिवीजन मैच कर रहा है, यानी कि 11.2 से 0.2 से 6 mm 0.6 mm ज्यादा होगा। तो 11.2 सेंटीमीटर प्लस 0.6 mm यानी कि 0.06 mm, तो 11.26 mm हो जाएगा। एक जनरल सा लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि हम एग्जांपल में बोल रहे हैं कि मेन स्केल जो है वो है 11 मेन स्केल रीडिंग 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका 6th डिवीजन मैच कर रहा है। वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स
विथ मेन स्केल, मेन से एकदम पैरेलल हो जा रहा है, तो उस केस में 6 गुने 0.1, जितना जितना जा रहा 0.1, तो ये 0.1 mm जो है यही हो जाता है लीस्ट काउंट। तो ये हो जाएगा टोटल रीडिंग हो जाएगा, जो भी लेंथ होगा वो लेंथ हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर प्लस 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 11.26 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वे वी टेक अ रीडिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट क्या हो गया वर्नियर कैलिपर का? सिंपल सा दिख रहा है कि 1 मेन स्केल रीडिंग या मेन स्केल डिवीजन जितना होल्ड करता है, यहां पे एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm का है और वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 mm का है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यही लीस्ट काउंट है, उसी को मेजर किया जा सकता है। सो दिस इज सिंपली लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर स्केल। तो ये लीस्ट काउंट मोस्टली पूछा जा सकता है, कभी कभी रीडिंग निकालने पूछा जा सकता है। तो एक बार लिस्ट काउंट निकालना है, एक बार रीडिंग निकालना है, बहुत आसान है। इसको डिटेल में समझाने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन हमको यहाँ पर रिवीजन कोर्स है तो इससे ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जिसको नहीं समझ में आया होगा इसको रिवाइंड करके देखोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आते हैं हम स्क्रू गेज। एक्चुअली में ये सब टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, अदरवाइज हम सिंपल फॉर्मूला लिख दें तो फॉर्मूला तो पहले भी देखे होंगे, फिर भी नहीं बन रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब है कि जो बेसिक नहीं समझ पा रहे, इसलिए बताना थोड़ा सा जरूरी समझ में आता है। तो दूसरा है स्क्रू गेज। इसमें भी क्या लिख दिया, इसमें जो फंडामेंट है वो ऐसा है कि एक मेन स्केल चल रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर हम एक सर्कुलर स्केल लगा दिए। सर्कुलर स्केल लगाने का मतलब है कि हम इसके ऊपर यहां पे थ्रेड्स बना हुआ रहता है इंटरनली, ठीक है, और इसके ऊपर इसका थ्रेड्स घूमता है, तो घुमाते जाओगे तो स्क्रू में क्या होता है, जब हम इसको घुमाते हैं तो ये खुलेगा, उल्टा घुमाएंगे तो लॉक होगा, ये नॉर्मल लॉजिक है। तो इसमें एक टर्म आता है पिच। पिच इज टर्म एसोसिएटेड विथ थ्रेड्स ऑफ स्क्रू। जो स्क्रू डिजाइन किया जाता है तो उसके थ्रेड्स के बीच में कितना गैप रखना है वो पहले से डिसाइडेड होता है। कुछ कुछ स्क्रूज देखोगे जिनके बीच में बहुत दूर दूर का गैप होता है ना, और कुछ कुछ स्क्रू दिखेगा जिसमें बहुत फाइन होता है, मीन्स बहुत कब क्लोज सारा थ्रेड्स रहता है, तो पिच होता है, पिच डिसाइड किया जाता है। तो जो वर्नियर कैलिपर के लिए हम लोग स्क्रू बनाते हैं उसमें एग्जैक्टली 1 मिलीमीटर का पिच होता है, दैट इज गैप बिटवीन 2 थ्रेड्स। ये 2 थ्रेड के बीच का जो गैप है ये गैप को बोलते हैं पिच, ठीक है। जो जनरल होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस कभी भी तुमको बना के दे सकता है कि जो मेरा यहाँ पे स्केल है इसमें पिच जो है ये कुछ और है, ये हो सकता है 0.5 mm का हो, 2 mm का हो, कुछ भी बताया जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुमको जजमेंट करना है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कुलर स्केल्स रहता है, इसमें भी डिवीजन बना देते हैं, यानी कि अगर हम एक स्क्रू है इसको पूरा एक ट्विस्ट करें तो पूरा एक चक्कर लगाने के बाद ये कितना लीनियरली मूव कर जाएगा, जितना पिच होगा, ठीक है। और एक चक्कर लगा, अब एक चक्कर के बजाय हो सकता है 1/4 लगा हो, 1/10 लगा हो, या 1/100 हिस्सा का चक्कर लगाओगे, में थोड़ा सा ही चले हैं 100 पार्ट, तो उनको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो घूमने जो सर्कल है उस पर हम लोग स्केल बनाते हैं, मार्किंग बनाते हैं। तो अगर उसमें हम 100 मार्किंग बना दिए तो यानी कि 1/100 भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको हम मेजर कर लेंगे। अगर एक रीडिंग आगे बढ़ गया, जो मेन स्केल है, मेन स्केल के यहाँ पे लाइन चलेगा, इस लाइन से जो मैच कर रहा है, अब ये अगला वाला आकर के मैच कर गया, यानी कि एक डिवीजन चला, यानी 1 का 100वां हिस्सा चला है। तो ऐसे हम लोग जो पिच है उसको जितना सर्कुलर डिवीजन है उतने हिस्से में बांट सकते हैं। दिस इज द फंडामेंट कि स्क्रू गेज में क्या किया जाता है, पिच को जितना सर्कुलर डिवीजन माना जाए, बनाया जाए, उतने पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है। तो उतने पार्ट में यानी उतने छोटे हिस्से का भी रीडिंग हम ले सकते हैं। सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच अपॉन सर्कुलर डिवीजन। जितना सर्कुलर डिवीजन बनाया जाएगा वो पिच को उतने हिस्से में तोड़ देगा, यानी पिच का जो भी वैल्यू हो उसके
जितना सर्कुलर डिवीजन है उतने हिस्से तक का छोटा वैल्यूज हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल स्क्रू गेज में 1 मिलीमीटर का पिच होता है और जो सर्कुलर डिवीजन होता है वो 100 डिवीजन का होता है, यानी 1 मिलीमीटर के 100वें भाग तक का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी कि जनरल में बता रहे हैं, जैसे जनरल में हम लोग यूज करते हैं 1 mm का पिच और 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 mm बाई 100 यानी कि 0.01 mm। तो ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है फॉर जनरल स्क्रू गेज। जो जनरल स्क्रू गेज हम लोग लैब में यूज करते हैं उसका ये लीस्ट काउंट रहता है। फिर लीस्ट काउंट है तो रीडिंग मेजर करना है, तो पता करें कि मेन स्केल का कौन सा हिस्सा दिख रहा है। इसको जैसे जैसे खोलते जाएंगे, पहले 0 0 कवर अप कर दिया, फिर इसको ओपन करते जाएंगे, तो जितना चक्कर लगाएगा उतना मेन स्केल का डिविजन्स एक्सपोज होने लगेगा। तो जो लास्ट एक्सपोज है वो लास्ट मेन स्केल रीडिंग हो गया, और उसके बाद जितना सर्कुलर डिवीजन चला है मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट विल बी द रीडिंग ऑफ द स्केल, ठीक है। जैसे इस पे एक क्वेश्चन आया है, तो या आने का बात हो या नहीं हो, हम एक जनरल रीडिंग के लिए एक स्केल बताते हैं कि जैसे अगर रहा कि मान लो मेन स्केल है उसका 1 2 3 डिवीजन दिख रहा है और उसके बाद सर्कुलर स्केल दिख रहा है, ठीक है। मेन स्केल का 3rd डिवीजन दिख रहा है यानी कि 3 mm, ये mm में है, और सर्कुलर स्केल का जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है वो मान लो वो 30 है, और इधर में होगा मीन्स मान लो इधर में 20 होगा, सॉरी इधर जाएगा, हाँ ठीक 20 होगा, इधर में 40 होगा, फिर ऐसे चलेगा। टोटल सर्कुलर डिवीजन लिखा है कि टोटल 100 डिवीजन था, उसका 30 कोइंसाइड कर रहा है। तो व्हाट विल बी द रीडिंग, रीडिंग क्या होगा 3 mm से ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा तो 30 भाग 1 mm का। तो रीडिंग जो हो जाएगा, जो भी लेंथ होगा L विल बी इक्वल टू 3 mm प्लस 30 इंटू लीस्ट काउंट यानी 0.01 mm। तो ये कितना हो गया 0.3, तो 3.3, ये 0 लास्ट प्लेस के लिए खाली नहीं रखेंगे क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। 3.30 mm, आसान है, समझ रहे हो। दिस इज स्क्रू गेज, इसमें से मैक्सिमम ये पूछ सकता है। एक और चीज इन्वॉल्व करते हैं, इस पे एक बार क्वेश्चन आया है, उसको बोलते हैं जीरो एरर। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसमें एरर हो सकता है। एरर मतलब कि इंस्ट्रूमेंट जो तुमने यूज करने के लिए लिया उसमें पहले से ही एरर है, तो तुम मेजरमेंट करोगे उसके बाद क्या एरर होगा, पहले से ही एरर है। लेकिन जो पहले से एरर है उसको चेक किया जा सकता है। अगर तुम बेवकूफ हो तभी तुम्हारा वो एरर कंटिन्यू होता जा रहा है, तुमको पता भी नहीं चल रहा है, और तुम्हारे हर एक्सपेरिमेंटल डेटा में वो एरर है। क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट ही खराब है तो सारा रीडिंग खराब आएगा, लेकिन उस खराबी को पकड़ा जा सकता है। जैसे समझो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का 0 शुरुआत में मैच होना चाहिए जब रीडिंग हो। जैसे कि तुम सिंपल एग्जांपल समझाते हैं, जो वेइंग मशीन होता है ना, जो डिजिटल वाला आजकल डेट में यूज करते हैं, जो तो 1 किलो सामान 2 किलो सामान हम लोग मेजर किए कि हाँ 1 kg 2 kg है, 995 ग्राम है या कुछ है, तो समझो कि अगर उसमें पहले ही बास्केट रखा हुआ रहता है, देखोगे उसमें पहले से बास्केट रखा होता है। बास्केट अगर 200 ग्राम का है तो 200 ग्राम तो पहले से लीड हो रहा है ना, तो उसके बाद जब तुम मेजर करोगे तो गड़बड़ होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 200 ग्राम होने के बाद उसको 0 सेट कर देता है, उसको मशीन को 0 सेट कर दिए, यानी कि उस 200 ग्राम को भूल जाओ, 0 यहीं से शुरू हो रहा है। तो फर्दर जितना इन्वॉल्व करते जाओगे वो वेट बताएगा। लेकिन हम 0 कर दिए, उसके बाद बास्केट हटा दें, उसके बाद सामान को रखने लगे तो इंस्ट्रूमेंट नेगेटिव में चला गया। मान लो कि वो बास्केट 200 ग्राम का था, समझो फिर से कि बास्केट रखे इसके ऊपर, बास्केट 200 ग्राम का था और हमने स्केल को कर लिया 0। अब बास्केट हटा दोगे तो वहां पे रीडिंग आएगा, अब वो 0 नहीं दिखाएगा, वो क्या रीडिंग शो करेगा -200 ग्राम, क्योंकि पहले जो 0 था वो एक्चुअल में रीड कर रहा था 200, लेकिन तुमने कहा कि 0 रीड करो, तो उसने बोला ठीक है 0 रीड कर लेते हैं, लेकिन था तो 200। उस 200 को जब हटाए तो अब वो बोलेगा कि -200 आ गए हम, क्योंकि जब तुम 200 पे थे तो तुमने बोला 0 मान लो, तो हम उसने 0 मान लिया, अभी तो -200 पे है। तो अब जब तुम उसमें वेट करना शुरू करोगे तो 120 1200 किलो 200 ग्राम अगर
इंस्ट्रूमेंट रखा होगा, सामान रखोगे तो वो 1 किलो रीड करेगा, क्योंकि -200 से चलना शुरू हुआ तो पहले 0 होगा, 200 ग्राम जब रखोगे तब वो 0 पहुंचेगा, उसके बाद और रखोगे तो बढ़ेगा, यानी कि हमेशा तुम्हारा रीडिंग 200 ग्राम ज़्यादा, 200 ग्राम कम देगा। और अगर मान लो कि उस बैलेंस को हम 0 पे पहले सेट कर लिए बिना बास्केट के, और उसके बाद उसके ऊपर ला करके बास्केट रख दें, तो अब वो 200 ग्राम रीड करने लगेगा। अब उसके बाद हम उसमें सामान का वेट करने लगें तो हमेशा 200 ग्राम ज़्यादा रीडिंग मिलेगा। हम 800 ग्राम ही रखेंगे उसके ऊपर सामान, लेकिन वो 1 kg शो करने लगेगा, है ना। यानी कि अगर तुमको जो भी क्वांटिटी है वो 1 kg मिल रहा है तो वास्तव में वो 800 ग्राम ही है ना। तो अगर इंस्ट्रूमेंट कुछ पॉजिटिव में रीडिंग पहले से शो कर रहा है, जब उसको 0 दिखाना था, तो हमेशा वो रीडिंग एक्स्ट्रा मिलेगा, हर रीडिंग में वो क्वांटिटी हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा। और अगर नेगेटिव दिखा रहा है शुरू में, अगर जब 0 होना चाहिए था तब वो नेगेटिव है, तो हमेशा उतना शॉर्टेज हो जाएगा रीडिंग में, ठीक है। पहले 0 आएगा फिर फर्दर जाएगा, तो हमेशा वो 200 ग्राम शॉर्टेज मिलेगा। और जब 200 ग्राम प्लस से शुरू हो रहे हैं तो हमेशा 200 ग्राम ज़्यादा ही रीडिंग मिलेगा, 800 ग्राम पे ही तुमको 1 किलो मिलेगा। तो ऐसे इसीलिए 0 एरर डेवलप होता है। तो 0 एरर सिंपली समझना क्या है कि 0 एरर तब डेवलप होगा कि जब इंस्ट्रूमेंट को 0 रीडिंग देना चाहिए उस समय भी अगर वो कुछ ना कुछ रीडिंग शो कर रहा होगा, इंस्टेड या इन कंडीशन एट पोजीशन where instrument should show 0 reading shows some पॉजिटिव और नेगेटिव रीडिंग इंस्टेड। ठीक है, मीन्स जब 0 शो करना चाहिए तब उस समय कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव शो कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। अगर वो 0 से पॉजिटिव शुरू में शो कर रहा है, तो जब पॉजिटिव एरर होगा तो इसमें क्या करना है कि जो भी पॉजिटिव एरर है उतना फाइनल रीडिंग में सब्सट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनल रीडिंग। जो भी फाइनल रीडिंग आया है उसमें से पॉजिटिव एरर हुआ तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव एरर आ रहा है तो ऐड करना पड़ेगा, एडेड इन द फाइनल रीडिंग, तभी जाकर के एरर वैनिश होगा, एरर मिनिमाइज हो जाएगा, चेक हो जाएगा। तो ये समझे होगे कि जब एरर का डिफिनेशन वगैरह पढ़ रहे होगा तो उसमें कुछ आता है सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। रैंडम एरर जिनको हम लोग चेक नहीं कर सकते, हो रहा है तो हो रहा मान लिया, लेकिन जो सिस्टमैटिक एरर है उनको चेक किया जा सकता है। उसमें एक आता है ये 0 एरर, जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। इंस्ट्रूमेंट अगर बार बार वही सिस्टमैटिकली हमेशा एरर देगा, जैसे वो 200 ग्राम वाला बात बोले, तो तुम कितना भी सामान बार बार वेट करो तो वो हर सामान उसमें 200 ग्राम कम शो कर सकता है अगर पॉजिटिव एरर है तो, और हर सामान 200 ग्राम ज़्यादा हो सकता है अगर वो नेगेटिव एरर हो तो इंस्ट्रूमेंट में। तो यानी ये सिस्टमैटिक एरर जो है उसको बाद में भी चेक किया जा सकता है अगर तुमको इंस्ट्रूमेंट का एरर पता है तो, ठीक है। तो ये एरर आता है। तो इन सबसे मिला के कुछ क्वेश्चन आया है, हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे और एरर भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग इसके बाद वाले एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, उसमें कर लेंगे, ओके। तो अभी के लिए रहने देते हैं। हैव ए गुड डे।